नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने संधि के कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने संधि से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको संधि से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने इस वीडियो का एक टारगेट रखा है इस सीरीज़ का कि आपके लेखपाल में 25 प्रश्न आएंगे सब्जेक्टिव। तो 25 में से मेरा टारगेट है कि 25 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सिर्फ 50 या 60% मेहनत से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते किसी भी एग्ज़ाम को। आपको उस परीक्षा में 100 नहीं लेकिन 95% आपको मार्क्स जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होता। इसीलिए आपको 25 में से कोशिश करिए कि आपके 25 प्रश्न सही हों, तभी आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं अच्छे से। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर संधि है। तो संधि, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये परिभाषा है सिंपल सी, कभी कभी आपको ये परिभाषा से भी पूछ लेते हैं कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। और संधि जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। अगर संधि के भेद आपसे पूछ रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, दीर्घ संधि। स्वर संधि जो कि एक प्रकार है, स्वर संधि के अंतर्गत भी कई भेद आते हैं, जैसे कि दीर्घ संधि आएगी, गुण संधि आएगा, वृद्धि संधि आएगी, अयादि संधि आएगी, यण संधि आएगी। इसके बाद आएगा व्यंजन संधि और फिर आपका विसर्ग संधि। तो जो संधि हैं उनके 3 भेद होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो संधि है वह है आपका पहली संधि है, यानी कि आपकी स्वर संधि। अब स्वर संधि का अर्थ ये है कि जिस 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये जो लाइन है आप इसको देख लीजिए, उसको स्वर संधि कहते हैं। अब जो स्वर संधि के जो भेद हैं वह ये दिए हुए हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, पहली संधि दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ संधि होती है, जैसे कि विद्या प्लस आलय अगर लिखेंगे तो विद्यालय हो जाएगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा तो भानुदय हो जाएगा। इसी तरह से देवासुर, ये तीनों जो उदाहरण दिए हुए हैं यह दीर्घ संधि के दिए गए। जब आप इनका विच्छेद करेंगे तो दोनों में कैसी बड़ी मात्रा होगी, जैसे विद्या इसमें बड़ा आ लग रहा है और इधर आलय इसमें भी बड़ा आ लग रहा, तो इन दोनों में जो बड़ी मात्रा, जिसमें बड़ी मात्रा लगे तो वह आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। इसी तरह से गुण संधि भी है, जहाँ एक मात्रा लगी हो वहाँ गुण संधि होती, जैसे कि नरेश। अब देखिए जो उदाहरण है, नरेश हो गया, महोदय हो गया, महेश हो गया, देवेश हो गया। इन्होंने सिंपल सी पहचान बताई है, हालांकि इसमें विच्छेद करके मैं बाद में बताऊंगी, कि जिसमें सिर्फ एक मात्रा लगी हुई पहचान है। शॉर्ट्स में आपको बता रही हूँ, आप लोग बताइएगा तो मैं इस चैप्टर को विस्तार से आपको पढ़ा दूंगी। ये मैंने शॉर्ट में आप लोग को बता दिया है कि जिसमें एक मात्रा हो वह गुण संधि आप पहचान सकते हैं। अगली वृद्धि संधि, जहाँ 2 मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सदैव, अभी देखिए एक मात्रा थी महेश, जैसे कि इसमें एक ही मात्रा है, लेकिन तदैव जो लिखा है या सदैव लिखा है इसमें आपकी 2 मात्रा है। तो ये कैसी संधि है? यह वृद्धि संधि है। यह वनौषधि, महोद, गंगौज, महोश्वर या सदैव की, ये सारी सभी में कैसी हैं? 2 मात्राएं लगी, तो यह आपकी वृद्धि संधि के उदाहरण है। आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यदि हो तो आप बताइएगा, मैं संधि का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दूंगी। अब यण संधि है, जहाँ य व र से पहले आधा शब्द आए तो वहाँ आपका क्या होगा? यण संधि होगा। सबसे पहले हो तो यण संधि, देखिए इसमें या से आप या को पकड़िए, या हो गया, वा हो गया और रा हो गया। ये 3 अक्षर जो हैं, इन 3 अक्षर से पहले यदि कोई आधा शब्द आएगा तो वहीं पर आपकी यण संधि हो जाएगी। जैसे कि स्वागत है तो सु प्लस आगत हो जाएगा इसका विच्छेद, इत्यादि है। तो देखिए यहाँ पे या है और यहाँ पे वा है, इन दोनों के आगे कैसा है? आधा एक है शब्द, तो आधे शब्द की वजह से ये कैसा हो जाता है? यह हो जाता है यण संधि का। दिव्यागमन, ठीक है, इस तरह के। और लास्ट में ये है स्वर की अयादि संधि, जहाँ ए ओ औ की मात्रा नहीं होती है और अधिकतम 3 शब्द हों, जैसे पवन, नायक, पावक। इनका 3 शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि कमल, ठीक है। हालांकि कमल जो है वह 3 शब्द का आपका उदाहरण हो गया, बहुत इजी हो गया, लेकिन इसमें आपको यही पहचानना है कि जिसमें ये मात्राएं ना हो, ए ओ औ,
ये चारों ही मात्राएं ना हो, वहाँ आपका क्या हो जाएगा, वहाँ आपका अयादी संधि हो जाएगा। और उसमें अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए, 3 शब्द होने चाहिए। ये ट्रिक मैंने ट्रिक वाइज आप लोग को बताया, जैसे कि पवन है, नायक है, पावक है, नयन है, भवन है, कमल है, धावक है, शावक, गायक, शयन, धावन, मयन आदि। ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे उदाहरण अयादी संधि के हैं। अब देखिए स्वर संधि मैंने आप लोग को बता दी, स्वर संधि के भेद बता दीजिए। अब मैंने व्यंजन संधि, दूसरे पे आइए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संक्षेप में बिंदी है तो ये पूरा माँ में बदल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि संक्षेप में बिंदी लगी हुई है तो ये जो बिंदी है वह किस में बदल जाएगी, ये माँ में बदल जाएगी। तो ये हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे संक्षेप का जो हम जब विच्छेद करेंगे तो सम प्लस क्षेप हो जाएगा। ऐसे संहिता है, संहिता का जब हम विच्छेद करेंगे तो सम प्लस हिता। अब ये माँ कैसे आया, कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज होंगे कि ये इसमें तो माँ है नहीं, लेकिन इसमें माँ कैसे आया। तो आप ये नोटिस करिए कि यहाँ पे जो बिंदी लगी हुई है अंक की, ये अंक की बिंदी जो है जब विच्छेद करेंगे तो ये माँ में परिवर्तित हो जाएगी, इसीलिए यह समहिता आया है। आधा न, द, च, ज पूरा ता में बदल जाता है। अब देखिए ये सारे रूल्स हैं कि ये इतना दिया हुआ अगर ये इस तरह से आपके होंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, ये ता में बदल जाएंगे। जैसे आधा ना हो, यदि आधा दा हो, चा हो, जा हो, ये इस तरह से हो तो वह आपका ता में। जैसे उन्नति है तो आधा ना है इसमें, तो यह जब विच्छेद करेंगे तो उत प्लस नति हो जाएगा। ऐसे दा है उद्भव, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो वह दा भी किस में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा, उत प्लस भव। इस तरह से उज्ज्वल ये बहुत पूछा जाता है, उज्ज्वल तो उसमें आधा जा है तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे शायद। इसी तरह से इसका जो अगला रूल है वह है कि यदि आधा गा हो, ठीक है, ये गा लिखा हुआ आप इस पे ध्यान दीजिए, आधा गा हो तो वह पूरा का में बदल जाता है। जैसे कि दिगंबर होता है ना, दिगंबर, लेकिन जो गा है जब उसका विच्छेद करेंगे हम तो दिक प्लस अंबर हो जाएगा, ना कि दिगंबर हो जाएगा। दिग प्लस अंबर नहीं होगा, दिक प्लस, यानी कि गा को हम का में बदल देते हैं। ऐसे वागीस है, ये सब पूछे हुए हैं जितने भी परीक्षा में आए हुए हैं। तो ऐसे वागीस जो गा है यह बदल के किस में बदल जाएगा, यह का में बदल जाएगा, वाक प्लस ईस हो जाएगा। लास्ट में आपकी विसर्ग संधि। देखिए व्यंजन संधि में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ लिमिटेड ही रूल्स बताए हैं जिसमें आपके अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे रूल्स पढ़ने से सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी आपको, सिर्फ उतना ही पढ़िए जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़ ना करे और आपके अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं होता, आप क्वालिटी से पढ़ें, क्वान्टिटी का मतलब नहीं होता है, क्वालिटी का मैटर होता है। चलिए अगला है कि विसर्ग संधि, जो तीसरा उसका भेद है। तो विसर्ग संधि जो कि आपको ये जानते हैं, विसर्ग संधि का साइन होता है, इसके बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन आने पर परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए ये जो विसर्ग है इसके बाद यदि चाहे स्वर आएगा कोई शब्द या फिर व्यंजन आएगा, लेकिन वो कैसे ही होगी संधि, वह विसर्ग ही संधि होगी। जैसे कि ई, उ, क, ख, प, फ, ये शा हो जाता है, ठीक है, ये रूल है। जैसे कि नी है, अब नी में विसर्ग लगा हुआ, नी के बाद में कैसा आ गया, ये का जो है कैसा है, ये व्यंजन है तो कपट आ गया, तो इसको हम किस में बदल देंगे, इसको हम लोग शा में बदल देंगे। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ई, उ, क, ख, प, फ, अगर ये आ रहे हैं तो इनके बाद बदल के अक्षर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, शा से षटकोण वाला, निष्कपट। ऐसे नी प्लस फल है तो यह बदल के क्या हो जाएगा, निष्फल। ऐसे दु प्लस कर है तो दुष्कर हो जाएगा। अगला है कि व, छ, स, अगर ये तीनों ही आते हैं तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये आधा शा में बदल जाएगा, ये रूल है ये। लेकिन ये सब इनका रूल यही है कि विसर्ग के बाद यदि तीनों ही आएंगे, विसर्ग के बाद यदि तीनों ही आएंगे तो इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे, नी प्लस चा है चय तो निश्चय हो जाएगा, और इस तरह से नी प्लस छल है तो निश्छल हो जाएगा। अगला है त, सा, हो और सा हो जाता है, ये इस तरह से त, शा, हो तो वह आपका सा में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि इसमें आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली है, आप इसको पढ़िए क्योंकि ये ज़्यादातर ये वाला पूछते हैं क्वेश्चन, तपोबल वाला। अब जैसे कि ये लिखा हुआ तपोबल, मनोबल, मनोरंजन, मनोयोग, मनोनीत, अधोगति। हालांकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसको आप गुण में लगा के आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि गुण और विसर्ग में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो गुण है गुण में भी आपकी एक ही मात्रा लगती है, और इसमें जो तपोबल वाला ये जो विसर्ग की है इसमें भी यही, तो ये बहुत कन्फ्यूजन, इसीलिए अधिकतर एग्जामिनर जो है यही वाला प्रश्न पूछता है आपसे। अब कैसे,
जैसे कि इसमें पुरोहित, उरोज, मनोभूमि, नी प्लस आशा को निराशा हो जाएगा, नी प्लस बल को निर्बल हो जाएगा, आशी प्लस वाद को आशीर्वाद हो जाएगा, नी प्लस धन को। इसी तरह से ये सारे रूल्स हो गए हैं फ्रेंड्स। चतु प्लस पद, तो यहाँ पे सा आ जाएगा, चतुष्पद हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको प्रश्न सॉल्व करवाती हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि अभी तक आपने जितने भी ये सारे रूल्स पढ़े हैं संधि के, वो देखिए कितने आप लोगों को हेल्प करते हैं। पहला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए तब प्लस लीन, बी तल प्लस लीन, सी तत् प्लस लीन, या डी तत् प्लस लीन। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप ये पहचानिए कि यह स्वर संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि का। यदि आपको ये तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो इसके बाद आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है, आपका, यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यह है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। अब देखिए तल्लीन है, तो यदि हम इसका एक रूल होता है कि आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाएगा। अब देखिए जो रूल है ये इस पे अप्लाई होता है कि ता के बाद यदि ला हो। अब देखिए इस प्रश्न में ता के बाद में ला भी है, तो वह किस में बदल जाएगा? तो वह ला में ही बदल जाएगा। तो इसीलिए ये तल्लीन, तो ये जो है ता, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही होता है। तत् प्लस लीन, इसका विच्छेद होगा, तत् प्लस लीन होगा। ये देखिए यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो सके। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं कई सारे क्वेश्चंस डालती रहती हूँ और उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है, जिससे आप लोग अपनी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रश्न हो, आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि, या डी गुण संधि। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको रूल अभी पढ़ा रही थी संधि के, उसमें ही ये मैंने एग्जाम्पल में पढ़ाया था आप लोगों को। यदि आप लोगों ने वह ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से उत्तर दे देंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब जिसमें दो पाई हो तो वह आपकी कौन सी संधि होती है? वह आपकी वृद्धि संधि होती है। गुण संधि में एक पाई होती है, और व्यंजन संधि का ये उदाहरण नहीं है। यण संधि जो होती है वह आपकी क्या होती है? यण संधि में आपका आधा शब्द आता है, जैसे मैंने स्वागत बताया था, ठीक है। या व रा के पहले कौन सा आधा शब्द आएगा तो वह आपकी यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो जिसमें दो मात्राएं, इस तदैव में जब आप लिखेंगे तो तदैव में कितनी? दो मात्राएं हो रही। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बाग प्लस जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए ये रूल मैंने जस्ट आपको विसर्ग संधि में बताया हुआ है। तो आपका ए बाग प्लस जाल, बी बाग प्लस जाल, या सी बाग प्लस जाल, या डी बाग प्लस जाल। मैंने आपको जब विसर्ग संधि का रूल बताया, देखिए मैं आपको वो फिर से दिखाती हूँ। विसर्ग नहीं, व्यंजन संधि का मैं फिर से देखिए रूल दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें लिखा हुआ, यदि आधा गा हो तो वह किस में बदल जाता है? वह का में बदल जाता है। अब ये देखिए वागीस लिखा हुआ, तो जो वागीस है वह किस में बदल गया? वाक में बदल गया, बाक प्लस ईस। तो आपका जो प्रश्न है वह उसमें भी क्या है? आधा गा। ये देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसमें आधा गा है, तो यह किस में बदल जाएगा? यह आपका बदल जाएगा बाक प्लस जाल में। वो भी का कैसा आएगा? हलंत वाला का आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, द्वौपी का संधि विच्छेद क्या होगा? ए द्व प्लस आवापी, या बी दौ प्लस अपी, या सी दौ प्लस अयापी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में आपका जब इसको आप विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा दौ प्लस अपी। तो ना ही आपका ये वाला होगा ना आपका ये वाला होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। दौ प्लस अपी जो है इसका विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्याधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए अत्याधिक इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए या के पहले आधा ता आ रहा है, बाद में ऑप्शंस पढ़ते हैं तो या से पहले आधा ता आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी? यह आपका यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो यण संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो चलिए अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, यह ऑप्शन नंबर सी है। अति प्लस अधिक बस पाई का अंतर है। और डी है अत्यादि प्लस का।
फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, क्योंकि अति प्लस अधिक है, जब इसको आप पूरा इसको लिखेंगे तो अत्याधिक हो जाएगा, ठीक है, अत्याधिक। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, यह यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल ही गलत है, इसमें बस पाई का अंतर देखिए कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर है बी वह आपका सही हो जाता है। ये तो एकदम कट रहा है डी वाला, कोई मतलब ही नहीं है इसका। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। अब इसमें विसर्ग संधि का आपको ऑप्शन ढूंढना है। ए निरंतर, बी दिग्गज, सी जगदीश और डी महिष। अब देखिए यदि आप लोग को ऐसे नहीं पता चल रहा कि विसर्ग संधि कौन सी, तो आप इनका विच्छेद कर लिए। अब जैसे दिग्गज है, इससे पहले मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करवाया था, उसमें आधा गा था, इसलिए मैंने पहले ये बी वाला ऑप्शन सॉल्व करवाया। तो ये जो गा है आधा, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये आपने का में बदल जाएगा। तो दिक, वो भी का हलंत वाला, तो दिक प्लस गज हो जाएगा, तो इसका ये संधि विच्छेद। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह है आपका व्यंजन का उदाहरण है, ना कि आपका विसर्ग का उदाहरण है। ऐसे ही महिष जो है ये भी आपका स्वर का उदाहरण है। और जगत प्लस जो गा है वह आपका किस में बदल जाएगा, वह आपका ता में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा जगत प्लस ईश हो जाएगा। तो यह भी आपका व्यंजन का उदाहरण है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आप इस तरह से लिखेंगे, नी प्लस अंतर हो जाएगा, तो नी प्लस अंतर हो जाएगा, निरंतर में बदल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 7, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या डी अयादि संधि। अब इससे पूर्व में मैंने एक प्रश्न आपको सॉल्व करवाया है, उसमें भी पूछा था। अब देखिए इसमें या से पहले क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है। और मैंने आप लोग को बताया था कि या, वा और रा के पहले यदि आधा शब्द कोई आता है तो वह किसका उदाहरण होता है, वह यण का उदाहरण होता है। तो इसमें आपको ये प्रश्न देखना ही नहीं है, आपको देखते ही क्या करना है, सीधे ऑप्शन टिक करना है कि यह यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 8, मनोहर शब्द में संधि है। ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी दीर्घ संधि। आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है इसमें ही होती है। इसमें कैसे होती है कि जो मनोहर है वह आपका गुण संधि का भी उदाहरण है और आपका विसर्ग संधि का भी उदाहरण है। तो कुछ लोग अगर इसमें विसर्ग और गुण दोनों ही दिए होते तो प्रश्न आप लोगों को कन्फ्यूज़ करता, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया है, वह आपका ऑप्शन नंबर जो बी है मनोहर। तो मनोहर जो है वह किसका उदाहरण है, विसर्ग का उदाहरण है, ना ही स्वर संधि का, न व्यंजन का और ना ही दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ए संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बी संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सी समास में दो पदों के प्रत्यय समास कर दिए जाते हैं या डी समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको गलत कथन को चुनना है। 3 आपके सही हैं और एक गलत है, उसको वही आपको देखना है। तो यदि मैं आप लोगों को मैंने जो पहली लाइन ही पढ़ी थी कि संधि जो है वो दो पक्षों का मेल होता है कि दो वर्णों का मेल होता है, मैंने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में वीडियो में पहली लाइन पढ़ाई थी, चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यदि आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था ना आप लोगों से इससे प्रश्न बनता है। तो दो वर्णों के मेल से क्या परिवर्तन को संधि कहते हैं, ना कि दो पक्षों को। तो पक्ष आपका गलत हो जाता है, दो वर्ण है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वही आपका उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका गलत है। यहाँ पे पक्षों की जगह यदि मेल होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, संधि तोड़ने को विग्रह भी, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, और समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन है, एक वो भी गलत कथन आपको ढूंढना है। ए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल ही सही है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभी यही मैंने आप लोगों को दिखाया था। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और ऑप्शन जो डी है विसर्ग के साथ में विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अब इन चारों में से कोई एक कथन तो गलत है। यदि हम ये दोनों ही ऑप्शन पढ़ें तो ये दोनों ही सही हैं कि दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको स्वर संधि कहते हैं और वर्णों के मेल से के विकार को संधि कहते हैं। और
अब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह आपका गलत है। अब कैसे गलत है कि मैंने आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया था कि विसर्ग संधि के साथ में चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए, लेकिन यदि आपको विसर्ग के बाद में आ रहा तो वह आपकी कैसी संधि है, वह आपकी विसर्ग संधि है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है 11, पुरस्कार में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। अब ये जो प्रश्न है आपका पुरस्कार, यह है आपका ऑप्शन जो विसर्ग का उदाहरण हो जाता है। विसर्ग का कैसे उदाहरण हो जाता है? यदि हम इसका विच्छेद करेंगे पुरस्कार का, तो पुरस्कार का विच्छेद इस तरह से होगा, पुरहा प्लस कार। ठीक है, अब यह जो नियम है यह आपका अपवाद में आता है। कैसे अपवाद में आता है कि यदि नमः एवं पुरा, ये दो ऐसे हैं, नमः एवं जो पुरा है ये आपके विसर्ग सा हो जाता है। हमेशा कैसा हो जाएगा? विसर्ग सा के अंतर्गत आ जाएगा। जो आपका ये सा है ना, ये विसर्ग इसके अंतर्गत आ जाएगा। वैसे इसका नियम क्या है कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह इसका अपवाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसी तरह से यदि आपसे ये पूछा जाए पुरस्कार है, और इसी तरह से यदि आप लोगों से पूछा जाए नमस्कार जो है वह किसका उदाहरण है, तो नमस्कार भी आपका विसर्ग का ही उदाहरण है, और नमस्कार जो है ये भी एक अपवाद है। पुरस्कार और नमस्कार दोनों ही अपवाद के रूप में ही आएंगे, तो उसको नमः प्लस कार और इसी तरह से पुरहा प्लस कार हो जाएगा। अगला 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ए सदैव, बी मनोरथ, सी निर्गुण या डी सदाचार। तो यदि हम इसके ऑप्शंस को सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि संधि उसमें कितनी पाई आती हैं? आपकी 2 आती हैं। जैसे कि तदैव है, सदैव है, तो यह आपका किसका उदाहरण है? यह आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। इस तरह से निर्गुण भी जो है आपका वह भी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यदि आप इसको विच्छेद करेंगे तो सद प्लस आचार हो जाएगा, तो यह आपका किसका उदाहरण है? ये देखिए यहाँ पे व्यंजन आ रहा है। ठीक है, तो जब व्यंजन से टूटता है तो वह आपका किसका उदाहरण होगा? वह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। यदि आपका जब विसर्ग से टूटेगा तो वह किसका उदाहरण होगा? वह आपका विसर्ग का उदाहरण होगा। इसी तरह से यदि आपका स्वर से टूटेगा तो वह आपका स्वर का उदाहरण, जैसे कि सदैव है। ठीक है, तो सदैव आपका जब आ रहा लास्ट में, देखिए इस तरह से पाई आ रही, तो वह आपका किसका उदाहरण है? वह आपका स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 13, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि से एक शब्द निर्मित होगा। ए मृत्युपरांत, हालांकि इसका उत्तर आप सभी लोगों को दिख गया होगा, तो फिर भी बी मृत्युपरांत, सी मृत्यु पर्यंत या डी मृत्युपरंत। अब देखिए इसमें हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत कंफ्यूजिंग है। जब आपको सेम ऑप्शन दे रखे हों तब आपको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होने के। तो ये जो इन्होंने मृत्यु उपरांत दे रखा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा मृत्युपरांत ही, लेकिन मृत्युपरांत लिखने का जो तरीका है इनका वह आपको ध्यान से देखना है, वही आपका आंसर होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मृत्युपरंत, यही आपका ऑप्शन नंबर आपका सही है, ना कि ये वाला मृत्यु। कुछ लोग इसको जो है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही करके आएंगे, लेकिन ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। ना ही तो इसमें ऊपर रा आएगा और ना ही तो आपकी ये वाली पाई आएगी छोटी की। ठीक है, तो बड़ी ही पाई आएगी और आपका ऊपर अंक की बिंदी आएगी। ठीक है, जो कि आपका उपरांत के अंतर्गत है। चलिए अगला प्रश्न है 14, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? ए अन प्लस अधिकृत, बी अन हलंत वाला प्लस अधिकृत या सी अन्य प्लस अधिकृत या डी अनधि प्लस कृत। तो देखिए जब आपका अनधिकृत ये जो है जब आपका विच्छेद करेंगे तो आएगा तो ऑप्शन ए या बी इन दोनों में से ही सही होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। अनधिकृत ये कोई शब्द ही नहीं है और अन्य अधिकृत भी ये भी कोई शब्द नहीं है, तो आपके 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं। अब आपका ऑप्शन बचा है ए और बी। अब ए बी में कैसे अन प्लस अधिकृत होगा? बिल्कुल सही है, अधिकृत दोनों में सेम लिखा हुआ, तो आपका ये इसका मतलब है कि अधिकृत सही है इस तरह से। हालांकि दोनों बस अन में ही कन्फ्यूजन है, तो इसमें जो अन आएगा वह आपका हलंत वाला आएगा, अन प्लस अधिकृत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कपि प्लस ईस का संधि संयोजन कीजिए। ए कपीश, बी कपीश। अब देखिए पाइयों का सिर्फ अंतर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, पाइयों का ही अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। सी कपेश या फिर डी कपीश।
तो देखिए, जब भी आप लोगों ने हालांकि इतना पढ़ लिया हो कि आप लोग को ये तो पता है कि ये नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें भले कन्फ्यूजन हो, लेकिन क्या नहीं हो सकता इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो जो आपका ये जो ऑप्शन डी है ये भी नहीं हो सकता, कपीशी भी नहीं हो सकता, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं हो सकता। तो आपके 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, आपके बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन, 50-50 का है, यानी आपका या तो ए होगा या तो बी होगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कपी, ठीक है, कि सिर्फ आपकी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में फ़र्क है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कपीश, ये वाला देखिए, ये दोनों ही मात्राएं मिल जाएंगी, तो कैसा आपको हो जाएगा, यानी बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, ना कि आपकी छोटी ई की मात्रा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चंस लास्ट प्रश्न था इस सीरीज़ का। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगा कि संधि विच्छेद से जो भी टॉपिक हैं आपके इजीली सॉल्व हो रहे हैं, यदि आप लोग को अभी भी मतलब लगता है कि हाँ कन्फ्यूजन है, तो आप बताइएगा, मैं आपका अलग से संधि विच्छेद का वीडियो एक बना दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने इससे जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग एक बार खुद प्रैक्टिकली होके एक बार बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर देखिए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।